बायोडायवर्सिटी के चैप्टर में जो अगला हिस्सा आता है हमारे डिस्कशन में वो है बायोडायवर्सिटी के लॉस से रिलेटेड। नेक्स्ट हेडिंग जो एनसीईआरटी लेता है वो है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। उसमें हम दोनों प्रकार की चीज़ें डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी है और फिर उसके एक्सप्लेनेशंस भी हैं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है? सबसे शुरू में कहता है कि बायोलॉजिकल वेल्थ जो है हमारे प्लेनेट की वो लॉस हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। जब एनसीईआरटी कहता है बायोलॉजिकल वेल्थ, तो यहां बायोलॉजिकल वेल्थ से एनसीईआरटी का मीनिंग क्या है? एकदम आसान, वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो प्लेनेट की जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो लगातार लॉस हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है। यह कहता है एनसीईआरटी स्टार्ट करने पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और कह रहा है रैपिडली डिक्लाइन हो रही है, तेजी से इसमें कमी आ रही है। अब कमी का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो ह्यूमन बीइंग्स ही है। जो मेनली रेस्पॉन्सिबल हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या कारण हो सकते हैं, कोज आगे भी आएंगे डिटेल में। मैंने छोटा मोटा एग्जांपल यहां पर लिया, जैसे डिफॉरेस्टेशन। जंगल में इतने सारे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, आप पेड़ काट दोगे तो पेड़ तो आपने काट दिए, और उनके ऊपर निर्भर जो कंज्यूमर्स थे, एनिमल्स थे, वो वैसे नहीं बचेंगे, तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, हैबिटेट गया, ऑर्गेनिज्म भी नहीं बचेगा। तो डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा कारण हो सकता है। उसमें यहां पर फिर हमारा इंटरफेरेंस भी है। उस इंटरफेरेंस को कैसे एनसीईआरटी कहता है? ह्यूमन कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स। जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में, प्रशांत महासागर में आइलैंड्स हैं जिनको कभी ह्यूमंस ने पहले छुआ नहीं था, वहां काफी रिच डाइवर्सिटी पाई जाती थी। जब से वहां पर ह्यूमन कोलोनाइजेशन हुआ, मतलब ह्यूमंस वहां जाकर बसे हैं, तब से वहां पर उतने समय के अंदर 2000 से ज्यादा उस क्षेत्र की नेटिव स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये लाइन होती है एनसीईआरटी की जो डायरेक्ट क्वेश्चन करने में काम आती है कि 2000 से ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई पैसिफिक आइलैंड्स में, ट्रॉपिकल एरियाज के पैसिफिक आइलैंड्स में। तो ये एक ह्यूमन इंटरफेरेंस को दर्शा रहा है, जिसमें हमने जंगल काटे भी हैं और उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है, जिससे कई सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। और ये छोटे मोटे नंबर नहीं है। कितना नंबर ले रहा है एनसीईआरटी? 2000 स्पीशीज के एक्सटिंक्शन की बात कर रहा है। तो ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट आ गए डायवर्सिटी के लॉस के बारे में। फिर उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। अब बिल्कुल स्ट्रेट याद करने वाले 5 पॉइंट देता है एनसीईआरटी, और बिल्कुल ऐसे कैसे याद करने, मैचिंग में भी आ सकते हैं, पांचों एक साथ भी आ सकते हैं, और अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शन में। जैसे कि डोडो। डोडो एक बर्ड जो एक्सटिंक्ट हुई कहां से? मॉरिशस से। क्वागा एक एनिमल जो एक्सटिंक्ट हुआ कहां से? अफ्रीका से। थाइलेसीन अनदर एनिमल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। थाइलेसीन जो है ये एक प्रकार का एक कार्निवोर एनिमल था, जो दिखने में, अगर मैं थाइलेसीन की बात करूं तो इसका जो बॉडी है वो एक छोटे टाइगर जैसी दिखती थी। हाँ, साइज में थोड़ा छोटा, लेकिन पट्टियां होती थी इसके शरीर पर टाइगर की तरह, और पूंछ भी टाइगर की तरह, लेकिन मुंह कुत्ते की तरह। हाँ, बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन था ये, एकदम स्पेशल मॉडिफाइड टाइगर थाइलेसीन। तो मतलब इस प्रकार से है जैसे आप किसी कुत्ते के शरीर पर आज पट्टियां बना दो टाइगर वाली, तो वो थाइलेसीन जैसा दिखेगा। तो ऐसा एनिमल था जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, और ये एक्सटिंक्ट हो गया वहां से। फिर स्टेलर्स सी काउ। स्टेलर्स सी काउ एक मैराइन मैमल, एक मैमल थी ये एनिमल जो पाई जाती थी। ये एनिमल रशिया के पास समुद्र में, और वहां से इसका एक्सटिंक्शन हुआ। किन कारणों से हुआ आगे आएगा, डिस्कशन में आगे आएगा, इसके बारे में दोबारा भी एग्जांपल आएगा स्टेलर्स सी काउ का। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट याद करने के लिए एनसीईआरटी कहता है, वो 5वां पॉइंट है बाली, जावा एंड कैस्पियन। 3 सब स्पीशीज थी टाइगर की जो एक्सटिंक्ट हो गई। ये वास्तव में कोई ना कोई एरिया के नाम है। बाली एक आइलैंड का नाम है,
जो GAVAN जावा, इसको बोलते हैं जावा, जावा भी आइलैंड का नाम है और कैस्पियन एक सी का नाम है। तो इनके नाम के आधार पर ये टाइगर की 3 सब स्पीशीज थी जो अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो इसका मतलब मैंने कहा 5 पॉइंट याद करने के। कौन कहां से गायब हुआ? डोडो फ्रॉम मॉरिशस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलेसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सीका फ्रॉम रशिया। 5वें पॉइंट में एरिया नहीं है, वो अलग अलग एरिया थे तो यहां एरिया हाईलाइट नहीं किया है। 3 सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं किसकी? टाइगर की, रिसेंट एक्सटिंक्शन में बाली, जावा एंड कैस्पियन। तो ये एज इट इज याद करने का। कोई इधर उधर करके पूछे आपसे, इसमें से कोई पॉइंट पूछ ले, जैसे मैं अगर यहां आ गया, मैंने आपसे पूछा थाइलेसीन कहां से गायब हुआ? ऑस्ट्रेलिया से, क्वागा अफ्रीका से, स्टेलर सीकाओ रशिया से, और इधर से दिख रहा है डोडो मॉरिशस से। तो इसका मतलब ये याद करने की इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं इसको कई कई बार बोल रहा हूं, ऐसे कई कई बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ये छोड़ के नहीं भाग सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन से। तो ये रिसेंट एक्सटिंक्शंस के एग्जांपल्स आ गए। फिर उसके बाद यहां से स्टोरी आगे चलती है। पैटर्न ऑफ एक्सटिंक्शन समझाता है एनसीईआरटी आपको। कहता है कि एक्सटिंक्शन जो है ना वो सब टैक्सा में रैंडम नहीं है। एक्सटिंक्शन इज नॉट रैंडम, नॉट रैंडम। किसके अंदर रैंडम नहीं है? अमंग डिफरेंट टैक्सा, नॉट रैंडम। डिफरेंट टैक्सा में रैंडम नहीं है, मतलब सबके ऊपर प्रभाव एक जैसा नहीं है। कुछ टैक्सा में एक्सटिंक्शन होने की संभावना ज्यादा और कुछ टैक्सा में एक्सटिंक्शन होने की संभावना कम। इस प्रकार से है, कुछ में संभावना ज्यादा और कुछ में संभावना कम। अब कहता है ये पॉइंट जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट, एम्फीबियंस में एक्सटिंक्शन की संभावना काफी ज्यादा है। कारण क्या है? एम्फीबियन को लैंड एरिया भी चाहिए, एक्वेटिक भी चाहिए। अगर लैंड एरिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तब भी प्रभावित होते हैं, एक्वेटिक एरिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई ये तब भी प्रभावित होते हैं। तो इनकी जो डिपेंडेंस है ना ये दो दो प्रकार के हैबिटेट पर, ये इनके लिए मुसीबत को और बढ़ा रही है इस बदलती हुई कंडीशंस में। तो एम्फीबियंस पर एक्सटिंक्शन का जो खतरा है वो अन्य टैक्सा से ज्यादा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। एम्फीबियन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा जाता है, परसेंटेज में भी आएगा आगे कि किसके ऊपर एक्सटिंक्शन की जो थ्रेट है कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा है। आंसर फिर भी यही आएगा, एम्फीबियन आएगा। फिर उसके बाद एक जनरल पॉइंट ले लिया एनसीईआरटी ने। कहता है लगभग 15,500 स्पीशीज डिफरेंट ग्रुप्स की फेस कर रही हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। कई बच्चे इसमें मिसगाइड होते हैं। एनसीईआरटी ने एम्फीबियन वाले पॉइंट के बाद तुरंत ये पॉइंट लिखा है तो बच्चे सोचते हैं कि शायद ये केवल एम्फीबियन के लिए। नहीं, ये एम्फीबियन के लिए नहीं है, ये डिफरेंट ग्रुप्स के लिए है। डिफरेंट ग्रुप्स की लगभग 15,500 स्पीशीज के ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। अब इन आंकड़ों का मतलब क्या है? हम क्या देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ड इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन आंकड़ों के ऊपर हमने एम्फेसिस बढ़ा दिया है, उन पे ज्यादा दबाव दे रहे हैं। और जनरली सामान्य रूप से भी मैं जो पहले से डेटा यूज करता था उसको और इंक्रीज किया है, एनसीईआरटी वाले डेटा को और बढ़ाया है ताकि कोई पॉइंट छूटे नहीं। वैसे अभी तक भी हमने जो जो यूज किया है डेटा, क्वेश्चन कब उससे बाहर नहीं गया है। जो हमने पढ़ा है, नोट्स में लिखा है इकोलॉजी में, कभी क्वेश्चन उससे बाहर गया नहीं है। वो हमने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिया है, वो भी हमें एग्जाम में मिला है, तो एकदम उससे आप कॉन्फिडेंट रहे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो इसका मतलब इस स्लाइड से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एक, एम्फीबियन के ऊपर खतरा ज्यादा अन्य टैक्सा की तुलना में। डिफरेंट टैक्सा, डिफरेंट ग्रुप्स की लगभग कितनी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का खतरा बता रहा है एनसीईआरटी? 15,500 आंकड़े याद रखने। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आए, ये याद करने का पॉइंट। फिर डेटा याद करवाऊंगा, बच के नहीं भागने दूंगा बिल्कुल भी। यहां पर बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में एनसीईआरटी बात करता है। बर्ड्स की लगभग 12% स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का खतरा है, परसेंटेज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। मैमल्स की 23%, एम्फीबियंस की 32%, जिम्नोस्पर्म्स की 31% स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का खतरा है। कैसे याद करना है? पहले ये डाटा याद कर लो। इसको याद करने का तरीका है स्ट्रॉन्ग रट्टा लगाना।
स्ट्रॉन्ग रट्टा क्या है ये? 1 2 2 3 3 2 3 1, 1 2 2 3 3 2 3 1, 1 2 2 3 3 2 3 1, 1 2 2 3 3 2 3 1, 1 2, फिर 1 2 के बाद 2 3, 1 से 2, 2 से 3, फिर उल्टे चलेंगे, 3 2 से फिर 3 1 आ जाएगा, 1 2 2 3, फिर 3 2 उल्टे चल दिए और फिर 3 1। तो 3 तक जाना है, उल्टे आना है, ऐसे ही करना है, 1 2 2 3 3 2 3 1, ऐसे चल रहा है जी। 1 से 3, 3 से 1, उल्टा चल रहा है ऐसे, ये कॉम्बिनेशन है, ये याद रखना। फिर इसको रट्टा लगाना है, कौन कौन है? बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, जिम्नोस्पर्म्स। बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, जिम्नोस्पर्म्स। बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, जिम्नोस्पर्म्स, ये ग्रुप्स हैं। अब इसमें फिर आप देखेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी लिखी हुई है? एम्फीबियंस की लिखी हुई है। तो फिर देखो अपना पिछला पॉइंट जस्टिफाई होगा कि एम्फीबियंस को जो खतरा है वो अन्य ग्रुप्स की तुलना में ज्यादा है। इधर कुछ बच्चे सवाल करते हैं, सर ये जिम्नोस्पर्म का ही इतना नाम क्यों लिया? जिम्नोस्पर्म को इतना भारी क्या खतरा है? जिम्नोस्पर्म की ऑलरेडी दुनिया में बहुत कम स्पीशीज पाई जाती हैं और इनमें जो पॉलिनेशन है वो केवल विंड से पॉलिनेशन होता है, ओनली विंड पॉलिनेशन है। तो ये भी अपने आप में खतरा बढ़ाता है। पॉलिनेशन के साधन कम होना, केवल विंड से होना, और आप जानते हैं पॉलिनेशन के में अगर केवल विंड से पॉलिनेशन होगा तो विंड पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन लॉस्ट होते हैं और इसमें पॉलिनेशन के सक्सेसफुल होने के चांस कम होते हैं। सो यहां पर ओनली विंड पॉलिनेशन भी एक कारण है। ये एक बड़ा कारण है। एम्फीबियंस में क्या कारण बताया था मैंने? एम्फीबियंस में कारण बताया था इनको टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट चाहिए। दो दो प्रकार की हैबिटेट चाहिए। किसी एक में भी दिक्कत होगी तो भी समस्या होगी और दोनों में हो रही है तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इसका मतलब एम्फीबियंस को खतरा है। बर्ड्स, मैमल्स में ये खतरे में क्यों आ रहे हैं, इतने प्रोमिनेंटली क्यों आ रहे हैं? दे रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज। इनको अपने सर्वाइवल, अपनी पर्याप्त रिसोर्सेज के लिए बहुत बड़े टेरिटरीज की जरूरत होती है। डिमांड्स काफ़ी हैं इनकी। बर्ड्स लार्ज ग्रुप में रहेंगी, कहाँ फिर उनका झुंड उड़ के जाएगा, दूसरी जगह जाकर भोजन ढूंढेगा, दाना चुक्के, इंसेक्ट वगैरह जो खा रही हैं वो खा के आएगा। दे रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज फॉर देयर सर्वाइवल। जंगल में छोटे बड़े जो मैमल्स हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, जो भी हैं, अगर हर्बीवोर्स हैं संख्या ज़्यादा है, चरने के लिए बड़े एरिया चाहिए। अगर कार्निवोर है तो भी बड़ा एरिया चाहिए। बड़ा एरिया रहने के लिए नहीं, इतने बड़े एरिया के चरने वाले जानवरों के ऊपर वो कुछ 4-5 टाइगर ही इतना भोजन खा लेंगे कि उनको शिकार करने के लिए बड़े क्षेत्र चाहिए। छोटे क्षेत्र में रहेंगे तो उसमें उतना शिकार मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इनको लार्ज टेरिटरीज की जरूरत पड़ती है। ये इनके खतरे के कारण साथ में मेंशन कर दिए, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये खतरा है। और इसको हटाऊंगा स्लाइड को और आपसे वापस पूछूंगा आगे चलने से पहले। बर्ड्स थ्रेट परसेंटेज 1 to 12%, मैमल्स 2-3 23%, एम्फीबियंस 3 to 32%, जिम्नोस्पर्म्स 3-1 31%। याद करना है जी, बच के नहीं भागना है। 1 2 2 3 3 2 3 1, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब आगे चलेंगे। फिर ये पॉइंट अलग से एनसीईआरटी ने नहीं लिया, लेकिन बीच में मैंने इसको लिया क्योंकि टर्म यूज किया एनसीईआरटी ने। एक है नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन ये स्लो प्रोसेस होता है, ये रेगुलरली चलता रहता है, क्योंकि नेचर में नई स्पीशीज बनेंगी तो कुछ पुरानी एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं,
जैसे जैसे कुछ कंडीशंस नेचर की चेंज होती हैं, many species are able to adapt to changing conditions. Some species are not able to adapt to changing conditions. They become extinct. मतलब इवोल्यूशन से नई स्पीशीज बन रही हैं, तो क्या पुरानी सभी बची हुई हैं? नहीं, उनमें से कुछ स्पीशीज, few species become extinct with the changing conditions. Few species बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं विद चेंजिंग कंडीशंस। चेंजिंग कंडीशंस के साथ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, इससे हमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब बड़ी समस्या आती है कहां? मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन जो होते हैं, इसको जरा हटाऊंगा, इसके नीचे लिखूंगा। मास एक्सटिंक्शन जो होते हैं, ये लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन होते हैं, ऑफ मैनी स्पीशीज। इतने बड़े लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन कैसे हो गए? इसका मतलब एनवायरनमेंट में बदलाव स्लो नहीं आया, सडन बिग चेंज इन एनवायरनमेंट। सडन बिग चेंज इन एनवायरनमेंट। जब हम सडन कहते हैं तो अर्थ की हिस्ट्री में सडन का मतलब घंटे नहीं होता है कि 2-4 घंटे में बदल गया। सडन का मतलब कम समय लगा। कम समय का मतलब रातों रात नहीं होता, ये भी, उसमें भी कई साल लग सकते हैं। सडन कहने का मतलब है कि हजारों साल के बजाय 1-2 साल, 2-4 साल के अंदर लार्ज स्केल, या इवन 10 साल के अंदर लार्ज स्केल, तो ये सडन ही माना जाएगा, क्योंकि टोटल बिलियन ईयर्स में बात होती है, टोटल बिलियन ईयर्स में बात होती है। एनसीईआरटी कहता है फिर यहां पर कि अर्थ पर ह्यूमंस के आने से पहले या ह्यूमन रोल से पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। बिफोर ह्यूमन रोल 5 मास एक्सटिंक्शंस। इसका मतलब हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, अर्थ पर पहले भी ये परिस्थितियां बदलती रही हैं, पर ये हमारे रोल से पहले है। अब मुद्दा आ गया, हमारा रोल क्या है? वो आएगा 3rd पॉइंट में, जो मैंने पहले लिखा था। वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन होता है, ये टर्म यूज, ड्यू टू ह्यूमन रोल। ह्यूमन रोल के कारण एक्सटिंक्शन हो, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, ड्यू टू ह्यूमन रोल एक्सटिंक्शन हो, तो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन कहलाएगा। अब अगर ह्यूमन रोल से धीरे धीरे एक्सटिंक्शन हो रहा है, तब तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर ह्यूमन रोल से लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन हो जाए, तो ये 2 शब्द एक साथ जुड़ जाएंगे, फिर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन। एनसीईआरटी कहता है कि वर्तमान में जो चल रहा है वो है 6th मास एक्सटिंक्शन कॉज्ड बाय ह्यूमंस। करंटली 6th मास एक्सटिंक्शन। 2 शब्द जुड़ गया भी है, किसके कारण? ह्यूमन रोल के कारण। तो आप कहेंगे अच्छा, मीनिंग ये हुआ कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? वर्तमान में जो स्पीशीज का लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन चल रहा है, वो किस नंबर का मास एक्सटिंक्शन कहलाता है? 6th नंबर का मास एक्सटिंक्शन कहलाता है। इसका कारण कौन है?
पुराने कारणों की तरह है नहीं, ह्यूमंस हैं, इसलिए ये कहलाएगा एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन। दोनों शब्द जोड़कर बोलेंगे आप, फिर एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन कहलाएगा, जो 6th है। इससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शन तो थे, पर वो एंथ्रोपोजेनिक नहीं थे, उसमें ह्यूमन रोल नहीं था। ये पॉइंट एनसीईआरटी ने लिए, इसलिए मैंने ये तीनों टाइप यहां पर मेंशन किए हैं। तो ये आपका अब यहां से इस अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर स्टोरी आगे बढ़ गई जी। कारण क्या है बायोडायवर्सिटी के लॉस के? कारण क्या है, कॉजेज क्या है? कॉजेज की शुरुआत करते ही एनसीईआरटी अपनी महान अंग्रेजी का उपयोग करते हुए कहता है कि इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है एविल क्वार्टेट। बच्चा पढ़ते ही फैल जाता है, ये क्या है? एविल क्वार्टेट का मतलब बनता है 4 बुराइयों का समूह। हाँ जी, हिंदी लिखनी पड़ती है बच्चा, नहीं तो उसमें गड़बड़ा जाएगा। ग्रुप ऑफ 4 प्रॉब्लम्स। एवल मतलब बुराई, क्वार्टेट मतलब ग्रुप ऑफ 4 बुराइयों का समूह है जो रेस्पॉन्सिबल है इन स्पीशीज के लॉस के लिए, बायोडायवर्सिटी के लॉस के लिए। उन 4 बुराइयों के बारे में, चारों के बारे में चर्चा आएगी। तो पहले तो आपको इविल क्वार्टेट का मीनिंग समझ में आना चाहिए ताकि आप आगे चल सकें। उन 4 बुराइयों में से सबसे पहला नंबर आता है किसका? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इन चारों में से सबसे मुख्य यही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये नीट 2019 में पूछा भी गया है कि जो मेन कारण बताओ जी। तो मेन कारण, उन चारों में से सबसे मेन कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस का क्या मतलब है? जैसे जंगल काट दिया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म कहां जाएंगे? मारे जाएंगे, हैबिटेट ही गया उनका, जिससे उनका सर्वाइवल संभव नहीं होगा। दे विल बी अल्टीमेटली फिनिश्ड। ऑर्गेनिज्म थोड़ी बहुत बदलती हुई कंडीशंस के साथ एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अगर रहने की जगह ही नहीं बचेगी तो सर्वाइवल संभव नहीं है। तो यह बहुत बड़ा खतरा है जिसको ऑर्गेनिज्म संभाल नहीं पाएगा। ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत लार्ज स्केल ऑर्गेनिजम्स के लिए रहने का स्थान उपलब्ध कराते हैं, उसमें जहां पर अलग अलग प्लांट्स के लिए सूटेबल कंडीशंस हैं और उन पर निर्भर एनिमल्स के लिए सूटेबल कंडीशंस बना रहे हैं ये फॉरेस्ट। तो डिफॉरेस्टेशन कर दिया, जंगल काट दिया, तो ये डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत लार्ज स्केल में स्पीशीज का लॉस होगा, बड़ा कारण बनेगा। फिर एक्वेटिक का भी एग्जांपल लिया मैंने, फिलिंग ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। धीरे धीरे करके हमने मिट्टी भरते भरते तालाब को भर दिया। अरे उसमें जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल थे, जब हमने उसको धीरे धीरे भर ही दिया तो ये कैसे सरवाइव करेंगे? वो एक्वेटिक प्लांट एनिमल सब समाप्त हो जाएंगे उस क्षेत्र से। तो ये बड़े कारण बनते हैं। यह है हैबिटेट लॉस की बात। फ्रेगमेंटेशन भी आएगा, अभी चल रहा लॉस पे चर्चा चलेगी, फ्रेगमेंटेशन भी लूंगा। ये जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तालाब में हम मिट्टी क्यों भर रहे हैं? इधर दिखेगा। एक कारण तो फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल लैंड एरिया, खेती के योग्य जमीन का क्षेत्र बढ़ाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। जो एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं उनमें भी मिट्टी भरी जा रही है, उनको समतल किया जा रहा है, खेती के योग्य बनाया जा रहा है। एक कारण हो गया। फॉर अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, मतलब हाउसिंग। लिखते अर्बनाइजेशन या शहरीकरण है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि शहरी बसाएं। चाहे गांव के आसपास का भी आपने काटा, गांव में लोगों ने घर बना लिए तालाब भर के या पेड़ काट के, आसपास के जंगल के क्षेत्र को कुछ को क्लीन करके, तो वो शहरीकरण शब्द लिखा जाता है। अर्बनाइजेशन या शहरीकरण वर्ड लिखा जाता है। दैट इज रिलेटेड टू यूटिलाइजिंग दैट लैंड फॉर हाउसिंग, घर बनाने के लिए उसका उपयोग करना। अब उसमें गांव शहर दोनों आ जाते हैं, शब्द शहरीकरण यूज होता है, अर्बनाइजेशन यूज होता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो कुछ तो काटेंगे पीटेंगे ना, ये कुछ तो तालाब भरेंगे, कुछ तो करेंगे, कहीं तो रहेंगे ना।
फिर यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं सर वो ऊंची वाली बिल्डिंग बना लो, बना रहे वो भी, लेकिन सब तो उसमें नहीं रह रहे ना, गांव में तो नहीं बन रही ना, वो तो अपना फैलाव अलग तरीके से कर रहे हैं ना, गांव का फैलाव तो अभी हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना, तो इन सब का प्रभाव है और उनकी फिर कॉस्टिंग अलग है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर टिम्बर, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, टिम्बर के लिए लकड़ी, घर में फर्नीचर या दरवाजे वगैरह ये सब के लिए जो टिम्बर है वो भी तो पेड़ काटने से आता है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इसके लिए जंगल काटने के बजाय अलग से पेड़ लगाए जाएं और उन्हीं का उपयोग किया जाए, व्यावसायिक जो पेड़ हैं वो अलग हों, ना कि प्राकृतिक जंगल काटे जाएं, लेकिन अभी भी काटे जा रहे हैं, अभी भी काटे जा रहे हैं। तो इन कारणों से जंगलों को काटे जा रहा है। फिर कुछ प्रॉब्लम पहले से चलती आ रही हैं जिस पर क्वेश्चन आया नीट 2018, झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, हाँ जी नाम थोड़ा अलग है, झूम कल्टीवेशन, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहलाता है, जिसमें स्लैश एंड बर्न की एक्टिविटी होती है, जिसमें स्लैश एंड बर्न की एक्टिविटी होती है। ये मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया, इसका भी एग्जाम्पल भी लिखूंगा, जरा ये लिख दूं पहले, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहलाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कल्टीवेशन को शिफ्ट करना। ये इंडिया में मेनली देखा जाता है, कहाँ? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्वी राज्यों में ये मुख्य रूप से देखा जाता है। ये एक ट्राइबल एक्टिविटी है, जो आदिवासी लोग हैं उनमें कुछ समूह ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं? जंगल को काटा, स्लैश मतलब काटा और जला दिया, तो मिनरल्स वगैरह वहीं सॉइल में चले गए। फिर उसको कुछ समय के लिए, 1-2 साल के लिए, फसल के लिए क्षेत्र को यूज किया कल्टीवेशन के लिए। फिर वहां से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए, कहीं और चले गए रहने के लिए, और फिर उस दूसरे एरिया में भी जाके यही करेंगे, स्लैश एंड बर्न। मतलब एक तो हम पीछे कह रहे थे कि जंगल काटना ही मुसीबत है, उससे नुकसान है। यहां तो क्या हो रहा है? यहां तो काटने की शिफ्टिंग चल रही है। एक जगह काटो, जलाओ, खेती करो, और जंगल रातों रात तो उग नहीं जाएगा, छोड़ के भी चले जाएंगे तो पता चला 1000 साल लगेंगे रिकवर होने में। जंगल ऐसे थोड़ी उगा, सक्सेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, ऐसे थोड़ी उग जाएगा। अब ये दूसरी जगह जाके जंगल काटेंगे, देन मूव टू न्यू एरियाज, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आदिवासी लोग हैं, इनको जंगल में कंट्रोल करना भी आसान नहीं है, कोई आपसे पूछ के थोड़ी जा रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट इनको एजुकेट करने की कोशिश कर रही है, इनको शिक्षित किया जा रहा है इस मामले में कि इतना झूमना ठीक नहीं है कि आप जगह जगह जाकर जंगल काटते रहे, स्टॉप दिस झूमिंग। तो ये जो कहानी है ये भी एक परेशानी पैदा कर रही है। मतलब अलग अलग कारण हैं जो पहले से भी चले आ रहे हैं, कुछ नए कारण पैदा हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमने कहा था फ्रेगमेंटेशन का नंबर आएगा जी। फ्रेगमेंटेशन क्या है? क्रिएटिंग अ रोड और रेलवे ट्रैक थ्रू अ फॉरेस्ट। सपोज ये कोई फॉरेस्ट है, इसमें से हमने क्या किया, कोई सड़क बना दी, या सपोज रेलवे ट्रैक बना दिया। तो फॉरेस्ट में से सड़क बनाने पर भारी मात्रा में नुकसान होगा। यह फ्रेगमेंटेशन है। एक तो हैबिटेट टुकड़ों में बट गया। पहले ऑर्गेनिज्म अपनी मर्जी से शिकार करना हो, इधर उधर मूव करना हो, पानी के लिए जाना हो, आराम से जा रहा था। लेकिन अब जब वो ऐसी कोशिश करेगा तो एक्सीडेंटल डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। एक्सीडेंटल डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर ऑर्गेनिज्म ऐसा करेगा। पोल्यूशन हो जाएगा उसके हैबिटेट का, इससे प्रॉब्लम होगी। आप क्या सवाल कर सकते हैं, सर क्या सड़क से इतने एक्सीडेंट हो जाएंगे कि एक्सटिंक्शन का खतरा हो जाए? यस, इतने एक्सीडेंट हो जाएंगे। मैं आपको ओरिजिनल कंडीशन से कंपेयर करके बोलता हूं। पहले क्या था जंगल में, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में बैलेंस चल रहा था। ऐसा तो है नहीं है कि जंगल के एनिमल रातों रात रोज हर साल बढ़े ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन, देयर इज अ बैलेंस। जंगल अपना बैलेंस ऑलरेडी मेंटेन करके चल रहा है कि इतना बर्थ रेट है, इतना डेथ रेट है, इंक्लूडिंग द प्रीडेटर्स। कुछ प्रीडेटर ने खा लिए, कुछ प्राकृतिक रूप से मर गए। तो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में ऑलरेडी बैलेंस चल रहा था। आपने क्या किया, डेथ का एक एक्स्ट्रा फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया।
एक्सीडेंट। अब इसका मतलब जहां पर भी एक नया फैक्टर डेथ का आ जाएगा तो डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो गया, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स का एक्सीडेंट हो रहा है उनको प्रॉब्लम आएगी और एक्सटिंक्शन का खतरा उनके ऊपर मंडराएगा। खासकर अगर किसी में बर्थ रेट कम है, रिप्रोडक्शन रेट कम है, उसकी तो वाटी लग जाएगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बड़े एनिमल्स हैं जिनमें मूवमेंट स्लो होती हैं, हाथी वगैरह हैं, आप देखते हैं साउथ इंडिया से कई बार खबर आती है कई केस में कि हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पे जा रहा था, ट्रेन से टकरा गए, 4 मर गए। अरे भैया 4 हाथी पैदा होने और बड़े होने में बहुत समय लगता है, मर गए अभी एक ही दिन में, तो इसका मतलब भारी नुकसान हो सकता है इससे। तो ये एक्सीडेंटल डेथ छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, और लॉन्ग टर्म में पोल्यूशन भी छोटा पॉइंट नहीं है। हैबिटेट डिस्टर्ब होती है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, जिससे वहां डिजीज वगैरह आएंगी, वो भी नए डेथ के फैक्टर्स को क्रिएट करेंगी। अब यहां पर और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं कई बार बच्चे, सर एनिमल इधर से जा रहा है, तो ये जो एनिमल है ये सड़क को देख के क्रॉस क्यों नहीं करता? अगर इधर से वाहन आ रहा है तो थोड़ा रुक जाए और थोड़ी देर में क्रॉस करे। आपको क्या लगता है वो एनिमल जो जंगल में रह रहा है, जिसने सड़क देखी पहली बार है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि ट्रैफिक के नियम पहचान गया है कि आपका वाहन पहले देखेगा, आ तो नहीं रहा है, फिर सड़क क्रॉस करेगा। मैं ऐसे केस ह्यूमंस के रोज देखता हूं कि वो खुद ही सड़क देख के क्रॉस नहीं करते। इसका मतलब जो ह्यूमन सड़क पे चल रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, अभी तो उनको ही ट्रैफिक के नियम समझ में नहीं आए, वो खुद ही देख के क्रॉस नहीं करते। तो जब ह्यूमंस को समझ में नहीं आए तो ये बेचारा जानवर जिसने सड़क देखी पहली बार है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जानवर ट्रैफिक के नियमों का पालन करे? ऐसे कैसे होगा? मैंने खुद अपने पे हाइपोथेसिस देखे इस चीज के। एक केस तो मैंने देखा कि एक दिन मैं गाड़ी ड्राइव करके क्लास लेने के बाद जा रहा हूं घर, तो कुत्ता सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, मैंने हॉर्न बजाया, कुत्ता वहीं रुक गया, मैं आगे निकल गया। तो मैंने अपने दिमाग में तुरंत बैठा लिया, यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट कुत्ता है, तो ट्रैफिक के नियम जान गया है। तो मुझे लगा कि ह्यूमंस के साथ रहते रहते कुत्ते बहुत इंटेलिजेंट हो गए। उसके ही 2-4 दिन बाद मैंने क्या देखा, पेड़ सड़क के किनारे था, उसकी छांव सड़क पे आ रही थी, बीचों बीच सड़क पे कुत्ता सो रहा है कॉलोनी में। मैं गया, मैंने हॉर्न बजाया, कुत्ता उठे ही नहीं। बहुत हॉर्न बजाने पर बड़ी मुश्किल से उठा और ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देखता हुआ मुझे जा रहा है कुत्ता। तो मेरी तो 4 दिन पुरानी हाइपोथेसिस डिस्टर्ब हो गई कि कुत्ता ट्रैफिक के नियम समझ गया है, सब डिस्टर्ब हो गई। मतलब सड़क के बीचों बीच कुत्ता सो रहा है। अगर उसको इतनी समझ होती कि ये सड़क वाहन चलाने के लिए है और इस पे लेटने से डेथ भी हो सकती है, कोई गाड़ी तेज से आ गई, तो सड़क के बीच में क्यों सोता? अरे वो पेड़ के नीचे सो रहा है, उसको छांव से मतलब है। तो इसका मतलब नेचर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म बिहेव कर रहा है। तो ह्यूमंस को उस नेचर को डिस्टर्ब करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, आप सोच सकते हैं कि सर आपको हॉर्न बजाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, मतलब मैं वहाँ सड़क पर खड़ा हो जाऊं कि जब कुत्ते की नींद टूटेगी मैं तभी घर जाऊंगा। गुड आइडिया। अब लेकिन कॉलोनी अलग मैटर है और जंगल के बीच में से सड़क बनाना अलग मैटर है। यहां तो हम जबरदस्ती डिस्टर्ब करने पहुंचे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये फ्रेगमेंटेशन का पॉइंट आ गया और इससे भी भारी नुकसान होता है हैबिटेट को। अब ये पूरा फ्रेगमेंटेशन समझने के बाद जो अगला हिस्सा आता है फिर एग्जाम्पल बेस्ड, तो ये वही पॉइंट चल रहा है पहला ही, डिफॉरेस्टेशन वाला, मतलब हैबिटेट लॉस वाला और फ्रेगमेंटेशन का। अब एग्जाम्पल बेस्ड पॉइंट आते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कहां हुआ है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। हाँ जी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर हैं? ट्रॉपिकल एरियाज में। दुनिया के आज भी सबसे बड़े फॉरेस्ट कौन से हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेकिन नुकसान भी सबसे ज्यादा किसको हुआ है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दोनों का आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। बच्चा कहता है सर ऐसे कैसे? अब भैया ऐसा इसलिए है कि ये पहले इतने ज्यादा थे कि आज भी नुकसान होने के बाद भी आज भी यही सबसे ज्यादा है।
अब इसको एनसीईआरटी कैसे कहता है कि ये पहले लैंड एरिया के लगभग 14% थे। 14% एरिया को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर करते थे, जो आज घटकर 6% से कम रह गया है। तो लैंड एरिया का, अर्थ के लैंड एरिया का 14% बहुत बड़ा भाग होता है। सो दुनिया में आज भी सबसे बड़े जंगल, सबसे अधिक जंगल कौन से हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पर नुकसान भी सबसे ज्यादा किसको हुआ है? कहां डिफोरेस्टेशन सबसे ज्यादा हुआ? अगेन आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और उसका सबसे बड़े नुकसान का एग्जांपल, मेन एग्जांपल लिखा है अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में, जो कहलाता है लंग्स ऑफ प्लेनेट, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके प्लेनेट को अवेलेबल करा रहा है। तो हमें सांस लेने में, प्लेनेट पर एनिमल्स को सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको प्रोड्यूस करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए क्या कहलाता है अमेजन फॉरेस्ट? लंग्स ऑफ प्लेनेट कहलाता है। इसका लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, दो बड़े कारण एनसीईआरटी मेंशन करता है। ऐसे जनरल पॉइंट तो मैंने अर्बनाइजेशन वगैरह तो वो वहां बता ही दिए। अमेजन से रिलेटेड दो बड़े पॉइंट जो आते हैं, एक साउथ अमेरिका में ब्राजील वाला जो हिस्सा है मेनली उसमें फैला हुआ है, ब्राजील कंट्री में, वहां पर सोयाबीन की खेती के लिए, सोयाबीन क्रॉप्स के लिए, ट्रॉपिकल रीजन की ये एक मुख्य फसल है सोयाबीन, उसको उगाने के लिए, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड एरिया से रिलेटेड हो गया ये पॉइंट, उसके लिए जंगल काटे गए हैं। दूसरा पॉइंट देता है फॉर क्रिएटिंग ग्रेजिंग एरियाज। ग्रेजिंग एरियाज एनसीईआरटी लिखता है ग्रासलैंड, मैंने ग्रेजिंग पे दबाव दिया है। ग्रासलैंड और ग्रेजिंग एरियाज टू इंक्रीज मीट प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन या बीफ कैटल को वहां पर भोजन देने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ? ब्राजील एक बड़ा एक्सपोर्टर है मीट का। जो बफेलो, काऊ वगैरह का जो मीट है, बीफ है, वो यूरोप को लार्ज अमाउंट में ये एक्सपोर्ट करता है ब्राजील। और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जानवर चारा खाएगा ना, जंगल तो नहीं खा जाएगा, पेड़ का तना तो नहीं खा जाएगा ना, चारा चाहिए उसको, तो सॉफ्ट ग्रास चाहिए। तो या तो खेत करके चारा होगा उसमें, या खुले ग्रासलैंड हो उसमें चरने जाएगा जानवर। तो उनको उसके लिए जंगल काटे गए ताकि ओपन ग्रासलैंड एरियाज हो या चारा उगाने की जगह हो। तो ये मीट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जंगल काटे गए हैं। तो ये दो बड़े कारण यहां पर एनसीईआरटी ने मेंशन किए, जो मेरे उन पॉइंट से रिलेट करते हैं। ये तो बिल्कुल वहीं पर ही आ गया एग्रीकल्चर में, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया बीफ प्रोडक्शन, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये पॉइंट आ गया, एनसीईआरटी पूरा जोड़ दिया यहां पर। फिर इसके बाद अगली कैटेगरी आती है, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है किसी रिसोर्स का इतना उपयोग करना कि वो अपने आप को रीजनरेट भी ना कर पाए। इतने हाई रेट से रिसोर्स को यूज करो कि उस रिसोर्स को खुद को रीजनरेट या रिप्रोड्यूस करने का जो रेट है वो भी कम पड़ जाए। ये रिजल्ट होता है, इससे आपको जो मिलेगा केस वो मिलेगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। इट रिजल्ट्स इन ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब नेचर में क्या रिसोर्स को का उपयोग मना है ना? नेचर ने पेड़ पौधे, इवन जानवर भी, ये सब इंटरलिंक्ड है। कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी का उपयोग कर रहा है। ह्यूमंस के तो उपयोग बहुत मल्टीपल हैं, कुछ भोजन के लिए है, कुछ मेडिसिन के लिए है, कुछ और डोमेस्टिकेशन पर्पस, घोड़े वगैरह पाले हुए हैं, उनसे पहले अब गाड़ी चला रहे हैं और बैल को पाला और उससे हल चला रहे हैं। तो मतलब बहुत मल्टीपल पर्पज है। तो ऑर्गेनिज्म नेचर ने आपके यूज के लिए रखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दुरुपयोग के लिए नहीं रखे हैं कि आप उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें। जितने से वो पैदा हो रहा है उससे भी ज्यादा रेट से आप उसको मारने लगे तो क्या होगा? ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा रिसोर्स का। रिसोर्स जनरेट ही नहीं कर पाएगी अपने आप को। ये लिखा है, यूज ऑफ अ रिसोर्स विद अ रेट हायर देन इट्स एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। यही क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। एनसीईआरटी फिर अपनी महान अंग्रेजी का उपयोग करता है और कहता है नीड टर्न्स टू ग्रीड। इसी से क्या होता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यदि आवश्यकता लालच में बदल जाए, यदि नीड मतलब आवश्यकता,
ग्रीड मतलब लालच। अगर आवश्यकता लालच में बदल जाए कि अभी इस सारे रिसोर्स को यूज कर डालो, वही पुरानी कहानी बचपन वाली, सोने का अंडे वाली मुर्गी, आज ही मुर्गी काट दो, सारे रिसोर्स आज ही यूज कर लो, तो कुछ नहीं बचेगा। मुर्गी कोई अंडे जमा करके थोड़ी बैठी है, नेचर है ये, रिसोर्स खत्म कर डालोगे कल कहां से आएगी। सो दैट इज व्हाट नीड टर्न्स टू ग्रीड, ये बताना चाहता है एनसीईआरटी। अब इसमें एग्जांपल आए पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन एक नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाली, सबसे अधिक पाए जाने वाली बर्ड्स में से एक था पैसेंजर पिजन। लेकिन इसका शिकार किया गया, हंटिंग की गई, किलिंग की गई हंटिंग के द्वारा, शिकार के द्वारा। इतनी भारी मात्रा में हंटिंग की गई कि अल्टीमेटली पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो गया। बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जांपल एज इट इज याद रखना है, बस उसने एग्जांपल लिख के छोड़ दिया है, मैंने थोड़े थोड़े डिटेल दिए हैं कि हुआ क्या है। फिर कई बच्चे पूछते हैं सर हंटिंग क्यों की गई? खाने के लिए। अमेरिकन ने इसकी भारी मात्रा में शिकार किया खाने के लिए, जिसकी वजह से इतना शिकार हुआ कि अल्टीमेटली पैसेंजर पिजन ये गायब हो गया। और क्या बोला मैंने? पैसेंजर पिजन, मैसेंजर नहीं बोला है, जो लिखा है वही करेक्ट है, अपनी अकल नहीं लगानी है। पैसेंजर पिजन कहलाता था। पैसेंजर पिजन जो एक्सटिंक्ट हो गया, अब नॉर्थ अमेरिका में भारी मात्रा में पाया जाता था, हंटिंग के कारण, एक्सेसिव हंटिंग के कारण ये एक्सटिंक्ट हुआ। अगला एग्जांपल आ गया स्टेलर सी काउ का। मैंने कहा था दोबारा आएगा ये एग्जांपल। स्टेलर सी काउ वाज एक्सटिंक्ट हो गया ना, वाज अ मैराइन मैमल फाउंड इन सी नियर रशिया। रशिया के पास के समुद्र के क्षेत्रों में ये एनिमल पाया जाता था, स्टेलर्स सी काउ। जो स्टेलर सी काउ है, इसकी किलिंग क्यों की गई? इसकी बॉडी से जो फैट ऑब्टेन होता था वो बहुत गुड क्वालिटी का था, और जो स्किन, मैमल है ना, तो स्किन से जो चमड़ा मिलता था उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेदर के लिए, स्किन से लेदर के लिए और बॉडी से ऑब्टेन होने वाले फैट के लिए इसको किलिंग की गई, जिसकी वजह से ये एनिमल अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो गया। इसमें काफी लो रिप्रोडक्शन रेट भी था। अगर लो रिप्रोडक्शन रेट एक्सेसिव किलिंग के साथ मिक्स हो जाए तो एक्सटिंक्शन निश्चित है जी, कोई नहीं बचा सकता। ये दो पॉइंट अगर कॉम्बिनेशन में आ गए, रिप्रोडक्शन रेट लो, एक्सेसिव किलिंग, यही हुआ इसके साथ, एक्सटिंक्शन हो गया। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो लालच है, ग्रीड है, मार दो सबको, फैट ऑब्टेन कर लो, स्किन, चमड़ा ऑब्टेन कर लो। ऐसे एनिमल से अरे कुछ तो विचार करो कि ये कितने पैदा हो रहे हैं, जितने पैदा ही नहीं हो रहे हैं तो मारते चले जाओगे, समाप्त नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये एक्सटिंक्ट हो गया। इसकी बॉडी से इतनी गुड क्वालिटी का फैट ऑब्टेन होता था। फैट उस समय ये जलाने के लिए भी उपयोग होता था, जैसे आज भी कैंडल में अपन फैट ही जला रहे हैं ना, वैक्स भी क्या है, एक प्रकार का फैट है। इसकी बॉडी के फैट से को जलाने के लिए भी उपयोग किया जाता था, और इतना बढ़िया जलता था ये कि उसमें धुआं मिनिमम होता था, बिल्कुल मिनिमम धुआं, स्पिरिट से गुड क्वालिटी, तो मिनिमम धुएं के साथ जलता था, जो इसलिए, और मतलब अगर केमिकली देखें कंजम्पशन के लिए वो भी गुड क्वालिटी फैट और जलने में भी गुड क्वालिटी फैट। तो ये मल्टीपल पर्पज में इसका उपयोग किया गया और अल्टीमेटली एक्सटिंक्शन। स्टोरी आगे बढ़ गई। एलियन स्पीशीज इन्वेजन। हाँ जी, नया कॉन्सेप्ट आ गया। एलियन मतलब विदेशी। विदेशी का मतलब यहां हम देश की बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं मेनली, पर शब्द का मीनिंग यही होता है। यहां मतलब है इकोसिस्टम के मामले में विदेशी, दूसरे इकोसिस्टम से कोई स्पीशीज लेकर आना। विदेशी मतलब बाहरी। अब किसके मामले में? इकोसिस्टम के मामले में विदेशी या बाहरी। अगर हमने, जैसे नॉर्थ इंडिया के इकोसिस्टम का एक क्लाइमेट है, नॉर्थ इंडिया के फॉरेस्ट का, अगर आप इसमें ऐसी कोई स्पीशीज ले आए, वो चाहे कंट्री के हिसाब से इंडिया की हो, लेकिन वो इंडिया में पहले से नॉर्थ इंडिया में ना पाई जाती हो, तो वो भी एलियन ही मानी जाएगी,
वो भी एलियन ही मानी जाएगी। तो ये कंट्री की बाउंड्री से रिलेटेड नहीं है, इकोसिस्टम की बाउंड्री से रिलेटेड है। हाँ, क्लाइमेट अलग होनी चाहिए उनके कि उस एरिया में पहले से ना पाई जाती हो। अब इनका इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन करना मतलब स्पीशीज को लाना। ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है या डेलिबरेट भी हो सकता है। ऐसे एनसीईआरटी की महान अंग्रेजी। अनइंटेंशनल मतलब बिना समझ बूझ के, ऐसे हो गया, बाई चांस हो गया। अनइंटेंशनल मतलब बाई चांस। डेलिबरेट मतलब समझ बूझ के, जान बूझ कर किया गया। तो बाई चांस हो या हमने सोच समझकर जानबूझकर ऐसा किया हो तो यह डेलिबरेट कहलाता है। एनसीईआरटी ऐसे वर्ड यूज करता है। दोनों ही मामलों में क्या परिणाम आ सकता है, एक्सटर्नल या एलियन स्पीशीज को अगर आप लेकर आए किसी इकोसिस्टम में एडवर्सली अफेक्ट नेटिव स्पीशीज। नेटिव मतलब उसकी जो मूल स्पीशीज हैं, उनको, जो वहां की मूल रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज है, उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? ऐसा इसने क्या कर दिया आके, जो स्पीशीज आप बाहर से लाते हैं, ये अगला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्पीशीज आप, वी ब्रिंग स्पीशीज बट नॉट इट्स प्रीडेटर। हम क्या करते हैं, अक्सर कोई प्लांट बाहर से ले आए, लेकिन इस प्लांट को खाने वाला कोई एनिमल होगा ना उस एरिया में, उसको तो लाई नहीं, तो क्या होगा, ये प्लांट ज्यादा फैल जाएगा। कोई एनिमल ले आए और हमने इस इकोसिस्टम में लाके इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इस एनिमल का भी तो कोई प्रेडेटर होगा उस इकोसिस्टम में, उसको तो हम लाए नहीं। तो एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर में वो ऑर्गेनिज्म एक्सेसिवली ग्रो करेगा, क्योंकि उसका तो कंट्रोल है ही नहीं। यहां पर कंट्रोल नहीं है तो एक्सेसिव ग्रोथ होगी और इतना ज्यादा संख्या में बढ़ जाएगा कि उस एरिया की नेटिव स्पीशीज को नुकसान पहुंचाने लगेगा, रिसोर्स का ज्यादा उपयोग करने लगेगा, जिसके कारण नेटिव स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का खतरा हो सकता है। ये लिखा है, मैंने पूरा पढ़ता हूं। इंट्रोडक्शन मतलब अनइंटेंशनल और डेलिबरेट ऑफ एक्सटर्नल और एलियन स्पीशीज इनटू एन इकोसिस्टम मे एडवर्सली अफेक्ट नेटिव स्पीशीज। क्यों? बिकॉज वी ब्रिंग स्पीशीज बट नॉट इट्स प्रीडेटर। हम स्पीशीज लाते हैं पर उसका प्रीडेटर नहीं लाते। इसका क्या परिणाम होगा? इन एब्सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं है, मतलब प्रीडेटर नहीं है, सच इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज बिकम इन्वेसिव हो जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर इन्वेसिव हो जाने का क्या मतलब हुआ? संख्या में इतने बढ़ जाएंगे, डोमिनेट कर जाएंगे सिस्टम पर, डोमिनेट हो जाएंगे और हार्मफुल हो जाएंगे नेटिव स्पीशीज के लिए। यही कहलाता है कि स्पीशीज क्या हो गई? इन्वेसिव हो गई, आक्रमणकारी हो गई। आए अगर कोई स्पीशीज और रहे लेकिन नुकसान ना पहुंचाए और अत्यधिक संख्या में ना बढ़े, तब इन्वेसिव नहीं कहेंगे। आक्रमणकारी शब्द हो जाना, इन्वेसिव हो जाना, तब वर्ड यूज कहलाता है जब ये रिजल्ट आ जाए, डोमिनेंट हो जाए और नेटिव स्पीशीज को नुकसान पहुंचाने लगे। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए। सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल नाइल पर्च। नाइल पर्च एक प्रीडेटरी फिश है। नाइल पर्च एक प्रीडेटरी फिश है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया अफ्रीका की विक्टोरिया लेक में। क्या सोच समझकर कि अच्छा और मछलियां पाई जाती हैं यहां पर, यह भी रहेगी आराम से। परिणाम क्या हुआ? इसको बहुत आसानी से भोजन मिला और इसको किसी ने नुकसान पहुंचाया नहीं। आसानी से भोजन मिला, संख्या बढ़ी। फिर जो वहां लोकल नेटिव फिशेज हैं उनके पास एडेप्टेशन भी तो नहीं है ना। हम पहले पढ़े थे ना हम लोगों ने, प्रीडेटर और प्रे के बीच में। भाई प्रे में भी तो कुछ एडेप्टेशन होते हैं ना अपने को बचाने के। हिरण है, तेज दौड़ के बचाता है, खुद को बचा लेगा। किसी में कैमोफ्लाज होगा, मिमिक्री होगा, कुछ होगा, प्रीडेटर से बचाने के साधन है। लेकिन वहां की जो नेटिव फिशेज है वो तो पहचानती ही नहीं है कि ये भी एक प्रीडेटर है। वो तो बहुत आसान भोजन ही होगी इनके लिए, ये तो आएगा और खा जाएगी उनको फिशेज, तो उनको पहचान भी नहीं पाएंगे कि प्रेडेटर आ रहा है, तो इतनी आसानी से उसको भोजन मिलेगा। क्या परिणाम हुआ? एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ नेटिव सिक्लिड फिशेज। विक्टोरिया लेक में मूल रूप से पाई जाने वाली जो मछलियां हैं उनके ग्रुप का एक नाम है,
एक स्पीशीज का नहीं, ग्रुप का, वो कहलाता है सिक्लिड फिशेज। उस ग्रुप की 200 से ज्यादा फिश स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई नाइल पर्च के द्वारा इन्वेसिव हो जाने के कारण। इसने उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया एक प्रकार से। अब आप मुझसे उल्टा सवाल पूछेंगे, पूछना चाहिए, आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। जब हम प्रीडेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट, प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट, वो एक्सेसिव किलिंग नहीं करते हैं। सही बात है, लेकिन वो तो नेचुरल बैलेंस्ड इकोसिस्टम का पॉइंट था, वो इन्वेसिव का पॉइंट थोड़ी था। ये तो आप बाहर से लाए हो जिसका कंट्रोल ही नहीं है। तो इसका मतलब वो जो आपने प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट पॉइंट पढ़ा है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज। यहां तो बैलेंस का ही तो एब्सेंस है, तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पॉइंट को मिसयूज नहीं करेंगे। तो प्रूडेंस वाला पॉइंट यहां इसलिए लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहां बैलेंस है ही नहीं सिस्टम में। प्रे के पास कहां यहां अपने आप को बचाने का साधन है? क्या प्रे रातों रात समझ जाएगा कि प्रेडेटर आ गया? नहीं, मतलब जंगल में आज तो हिरन पहचानता है कि टाइगर है, ये मेरा प्रेडेटर है, उसको देखेगा, दूर से देख लेगा, भाग जाएगा। लेकिन अगर एक प्रेडेटर आ जाए जंगल में जो दिखने में ज़ेब्रा जैसा हो, तो हिरन क्या सोचेगा? अच्छा ज़ेब्रा आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, अवर ओल्ड गुड फ्रेंड, आने दो, आएगा, ये भी घास खाएगा। लेकिन ज़ेब्रा आया और उसने हिरन के झुंड के पास आके अटैक कर दिया, इसका क्या परिणाम होगा? हिरन समझ ही नहीं पाएगा ये क्या हुआ, पहले तो घास खाता था। जब तक एडाप्टेशन डेवलप होगी कि इससे भी बचना है, तब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यहां दिखाई दे रहा है, तो बैलेंस नहीं है यहां पर। और एग्जांपल, पार्थीनियम जो कैरेट ग्रास भी कहलाता है, पार्थीनियम का माना जाता है कि इंडिया में पार्थीनियम का जो प्रवेश हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, वो व्हीट के इंपोर्ट के साथ हुआ। अमेरिका से गेहूं के आयात के साथ, गेहूं के साथ इसके सीड्स आ गए और वो इंडिया के एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में फैल गए। और क्योंकि वो खाने के लिए भी उपयोग हुई, उगाने के लिए भी उपयोग हुई, और इसने नुकसान पहुंचाया है इंडियन एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को। एग्री इकोसिस्टम, एग्री इकोसिस्टम को गांव में अगर आप कहीं देखेंगे तो गाजर घास जो है, छोटे छोटे सफेद फूल वाली घास है, इतना बेशर्म पौधा है, कितना उखाड़ते रहो, कितना समाप्त करते रहो, कहीं नहीं जाता। जिस एक जगह उग गया, किसान की 2 जनरेशन उखाड़ती रहेंगी, ये जाने वाला नहीं है जी, ये कहीं नहीं जाने वाला है, पूरा नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचाता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है। पहले कहा था ना, ट्रांससिनेमिक एसिड की बात की थी, वो पीछे रिलेशनशिप में बताया था, और साथ में फसल को भी नुकसान ये पहुंचा रहा है। आइकॉर्निया, आइकॉर्निया जो वाटर हायसिंथ कहलाता है कॉमनली, जो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या करता है? वो मोटे पत्ते का देखा होगा आपने, तालाब में जहां पानी भरा होगा पूरा ग्रीन ग्रीन मोटे पत्ते का तालाब के ऊपर फैल जाता है, पूरे तालाब को कवर कर लेगा। इसका परिणाम क्या होगा? दूसरे प्लांट को उगने नहीं देगा, प्लांट को मुसीबत, क्योंकि खुद ही रिसोर्स को इतना बेटर उपयोग करता है। फिर जब पूरे तालाब को कवर कर लेगा तो तालाब में अंदर एटमॉस्फेयर से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, एनिमल्स को भी नुकसान होगा। मतलब ये प्लांट और एनिमल दोनों स्पीशीज को नुकसान पहुंचा रहा है। कवर्स सरफेस ऑफ वाटर, वाटर बॉडी, लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके कारण बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है। इंडिया के तालाबों में आइकॉर्निया या वाटर हायसिंथ का जो इंट्रोडक्शन किया था, वो किया गया था इसके ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए। ब्यूटीफुल पर्पल फ्लावर आता है इसमें, उसके लिए इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। ठीक है, भारत के तालाबों में भी उगेगा, पर्पल फूल आएंगे, बढ़िया है, लेकिन इकोलॉजी खाली ब्यूटी से नहीं चलती है, इकोलॉजिकल समझ भी लगानी पड़ेगी। मैंने कहा ना, दिखने में तो बहुत आसान लगता है कि अच्छा मछली है ना नाइल पर्च, कोई बात नहीं है, तालाब में, उस तालाब में भी रहेगी, दूसरे कंट्री में भी ले जाओ। आइकॉर्निया है, अच्छा यहाँ उग रहा है, हमारे तालाब में भी उगेगा, ब्यूटीफुल फ्लावर है, लेकिन बाद में ब्यूटी धोखा दे गई।
तालाब नष्ट कर दिए सब। सो ब्यूटीफुल फ्लावर कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। भाई उसके पीछे जो इकोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी, लेकिन वो लोग तब समझते हैं जब तबाही मच चुकी होती है, तब समझते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। और एग्जाम्पल, लास्ट केस एग्जाम्पल का यहां पर अफ्रीकन कैटफिश। जो अफ्रीकन कैटफिश है क्लेरियास गैरीपैनस, ये इलीगली इंट्रोड्यूस की गई है रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन है इंडियन रिवर्स में, व्यापारियों के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है भारत में मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। अभी इसके रिजल्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन ये मानती है इकोलॉजी कि फ्यूचर में इसके भी जो हमारी नेटिव फिशेज हैं उन पर एडवर्स इफेक्ट आएंगे, इसके भी एडवर्स इफेक्ट आएंगे। तो आप देखो एलियन स्पीशीज इन्वेजन में कितने मल्टीपल पॉइंट आए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आए, सब एनसीईआरटी के लिए हाँ एक्सप्लेन किया है उनको कि क्या क्या उनके परिणाम हैं और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एवल क्वार्टेट में जो आखिरी पॉइंट आता है वो है को एक्सटिंक्शन का डिटेल मैंने पहले भी लिया था, इसलिए यहां लिया भी थोड़ा है। को एक्सटिंक्शन का डिटेल लिया था पहले जब सिम्बायोसिस पढ़ा रहा था। को एक्सटिंक्शन का मतलब है एक स्पीशीज के एक्सटिंक्शन के साथ दूसरे का एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज रिजल्टिंग इन एक्सटिंक्शन ऑफ अनदर स्पीशीज, वही क्या कहलाता है, को एक्सटिंक्शन कहलाता है। वन स्पीशीज एक्सटिंक्शन leading to other species extinction। अब आपको पहले ही बता रखा है और आप खुद ही दिमाग लगाएंगे तुरंत समझ जाएंगे। ऐसा कब होगा, जब दो स्पीशीज के बीच में ऑब्लिगेटरी रिलेशन है तब होगा ना। ऐसा ऑब्लिगेटरी रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, कम से कम एक साइड से तो ऑब्लिगेटरी पक्का होना चाहिए, एक साइड से तो ऑब्लिगेटरी पक्का होना चाहिए। ऑब्लिगेटरी रिलेशन होगा जैसे म्यूचुअलिज्म में। प्लांट पोलिनेटर आप याद करो, फिग पहले दे रखे हैं एग्जांपल, एंड वास्प। फिग में केवल वास्प पोलिनेशन करता है और वास्प केवल फिग के फ्लावर में अंडे देता है, फिग के इन्फ्लोरेसेंस में अंडे देता है। दोनों एक दूसरे के रिप्रोडक्शन साइकिल चला रहे हैं। अगर फिग नहीं रहे तो वास्प भी सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि अंडों के लिए सुरक्षित स्थान और लार्वा के लिए भोजन नहीं मिलेगा। और अगर वास्प नहीं रहे तो फिग में कोई और पोलिनेशन नहीं करता तो वो भी नहीं बचेगा। एनसीईआरटी ने यहां सिंपल लिखा प्लांट पोलिनेटर, मैंने भी उतना ही लिखा है क्योंकि फिग वास्प पहले समझा चुका हूं। तो ये पॉइंट आ गया यहां पर। फिर एक पॉइंट आया था फिश एंड कॉपीपोड पैरासाइट में, कि कॉपीपोड पैरासाइट होते हैं फिशेस के ऊपर, उसको यहां एनसीईआरटी लिखता है फिश एंड पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट गायब होगा तो फिश को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर फिश गायब हो जाएगी तो उसका पैरासाइट तो गायब होगा ना। अगर ये स्पेसिफिक पैरासाइट है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, किसी और के ऊपर ये पैरासाइट नहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब जो अगर फिश की स्पीशीज गायब होगी तो इसका एक्सटिंक्शन भी निश्चित है। तो ये एकदम आसान और पुराना जो पॉइंट है उसको भी देखेंगे, पहले इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो जरा अपने दिमाग में क्या क्या चीजें चलाएंगे। इवल क्वार्टेट, चार बुराइयों का समूह, सबसे ज्यादा डैमेजिंग हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जंगल काट दो, हैबिटेट लॉस, जंगल में से सड़क निकाल दो, फ्रेगमेंटेशन। फिर फ्रेगमेंटेशन में एक्सीडेंटल का पॉइंट आया था। नंबर 2 पर हमने क्या कहा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। 2 एग्जाम्पल आए, पैसेंजर पिजन, स्टेलर सीकाओ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। फिर आ गया क्या, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल नाइल पर्च का, पर सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं, सारे याद करने हैं। फिर उसके बाद आखिरी में आ गया क्या, को एक्सटिंक्शन। ये पूरा का पूरा इवल क्वार्टेट का डिस्कशन आ गया हमारा। मतलब हैबिटेट लॉस किन किन कारणों से हो रहा है, ये उसके सारे के सारे कारण हैं। एनसीईआरटी से बराबर एक बार पढ़ेंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, उसको बचाना है। एक एक लाइन का मीनिंग बताया है, तो जैसे मैंने समझाया है मैं वैसे ही एक्सपेक्ट भी करता हूं दैट आई डोंट वांट मिस्टेक्स। मेक योरसेल्फ एक्यूरेट।